and my dear friend. Today I am going to discuss the topic of chemical nature and biological role of amino acid. Student, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था उसमें केमिकल नेचर के बारे में भी बताया हुआ है। उसमें हमने ये बताया था कि जो अमीनो एसिड का केमिकल कंपोजिशन है वो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और इसके अलावा मेटल आयन से मिलकर बना होता है, राइट। इसके अलावा हमने ये भी बताया था कि जो अमीनो एसिड में लिंकेज होगी वो कौन कौन सी लिंकेज हो सकती है, वो पेप्टाइड लिंकेज हो सकती है, डाइसल्फाइड लिंकेज हो सकती है, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है उनके बीच में। इसके अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो सकता है, वंडर वाल फोर्सेस हो सकता है। तो केमिकल नेचर का मतलब क्या है कि जो अमीनो एसिड की कंपोजिशन है वो किन किन एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है और इसके अलावा कि उनके अंदर कौन कौन सी बॉन्डिंग हो सकती है, राइट। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट बॉन्डिंग है उसमें पेप्टाइड बॉन्ड है और उसके बाद में डाइसल्फाइड बॉन्ड है। तो इसके अलावा स्टूडेंट हमें और भी इसमें बहुत कुछ पढ़ना है। इसकी अमीनो एसिड की जो प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी, उसके बारे में पढ़ना है। अमीनो एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड। तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड की जो प्रॉपर्टी में सबसे पहला पॉइंट रहेगा सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी के बारे में बताना है कि सॉल्युबिलिटी क्या होगी। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो अमीनो एसिड जो होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, राइट, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल होते हैं। तो सॉल्युबिलिटी के बारे में क्या हो गया कि वाटर सॉल्युबल होते हैं और ऑर्गेनिक में इनसॉल्युबल होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में बात करें हम इसकी मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। मेल्टिंग पॉइंट, तो स्टूडेंट जो अमीनो एसिड है वो क्या है कि हायर टेम्परेचर पे मेल्ट होते हैं, राइट। जैसे मोर देन 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा उस पर बेसिकली अमीनो एसिड मेल्ट होंगे। तो पहली प्रॉपर्टी हमारी सॉल्युबिलिटी होगी और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, मेल्टिंग पॉइंट हो गया कि वो मोर देन 200 पे क्या करेंगे कि वो मेल्ट हो जाएंगे। तीसरी प्रॉपर्टी है इसमें टेस्ट के बारे में। टेस्ट के बारे में तो स्टूडेंट जो अमीनो एसिड है उसका टेस्ट स्वीट भी होता है, टेस्टलेस भी है और बिटर भी है। तो स्वीट टेस्ट के लिए जो एग्जांपल है यहाँ पे ग्लाइसिन और वैलिन, ग्लाइसिन एंड वैलिन, राइट। इसके अलावा जो टेस्टलेस है यानी इसका कोई टेस्ट नहीं है वो हमारे कौन कौन से हैं, ल्यूसिन, इसके अलावा बिटर टेस्ट, जो बिटर टेस्ट वाले हैं उसमें आर्जिनिन एंड आइसोल्यूसिन, ठीक है। तो ये हमारा टेस्ट के हिसाब से हो गया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें समझने वाली ये है कि हमारे पास जो होता है कि मोनोसोडियम ग्लूटामेट, ठीक है, उसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं MSG, मोनोसोडियम ग्लूटामेट। मोनोसोडियम ग्लूटामेट क्या है, एक फ्लेवरिंग एजेंट है और जनरली फूड इंडस्ट्री में इसको यूज किया जाता है, राइट। तो इसको कहाँ यूज करते हैं हम, फूड इंडस्ट्री में एज ए फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में यूज किया जाता है। लेकिन होता क्या है कि कुछ इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो इस MSG के टॉलरेंस शो करते हैं, राइट। तो टॉलरेंस की वजह से क्या है कि उनको चाइनीज रेस्टोरेंट सिंड्रोम प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो चाइनीज रेस्टोरेंट सिंड्रोम क्या है कि बेसिकली ये एक फ्लू लाइक सिम्टम्स ओरिजिनेट होते हैं इसमें, जैसे कि हेडेक, स्वेटिंग या स्किन फ्लशिंग। तो ये सारे के सारे सिम्टम्स ओरिजिनेट होते हैं। तो हमने जो डिस्कस किया एक मेल्टिंग पॉइंट के बारे में, टेस्ट के बारे में, ठीक है, और सॉल्युबिलिटी के बारे में डिस्कस किया। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में मैंने इसके प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जो अमीनो एसिड है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं,
राइट। वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म क्यों शो करेंगे? क्योंकि अमीनो एसिड के पास में क्या है, कायरल कार्बन एटम होता है, और जिस भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस के पास में कायरल कार्बन एटम होगा वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। ठीक है, तो 4.5 में ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में हम बेसिकली क्या है कि 2 टाइप्स के फॉर्म्स पढ़ते हैं। ठीक है, 2 टाइप्स के ऑप्टिकल आइसोमरिज्म होंगे। एक तो हमारे पास होगा डी अमीनो एसिड, ठीक है, डी टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं डी अमीनो एसिड, और एक होगा इसमें एल टाइप्स के या एल अमीनो एसिड, एल अमीनो एसिड, ठीक है, डी अमीनो एसिड एंड एल अमीनो एसिड। तो बेसिकली हम जो प्लांट्स में या एनिमल्स में जो अमीनो एसिड पाए जाते हैं वो एल टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो एल टाइप के अमीनो एसिड है वो बेसिकली हमारे प्लांट्स और एनिमल्स में पाए जाएंगे। और जो डी टाइप के अमीनो एसिड है उसका भी बहुत सारा यूज है, जैसे एंटीबायोटिक्स बनाने में काम आता है, हमारे ब्रेन टिश्यू में भी होते हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे, हम इसी लेक्चर में ही डिस्कस करेंगे। तो डी टाइप्स के अमीनो का मतलब क्या है, डेक्स्ट्रो टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है, तो मैं इसका आपको एक स्ट्रक्चर बना देता हूँ कि किसको हम डी टाइप्स बोलेंगे और किसको हम एल टाइप्स के अमीनो एसिड के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो डी टाइप्स का जो अमीनो एसिड होगा इस तरीके से होगा। ठीक है, ये हो गया डी अमीनो एसिड। और अगर हम एल टाइप के अमीनो एसिड की बात करें तो ये हो गया एल टाइप का अमीनो एसिड। ठीक, तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो LH2 है ये अगर हमारा राइट साइड की तरफ है, ठीक है, तो हम उसको बोलेंगे डी अमीनो एसिड, और अगर ये NH2 लेफ्ट साइड की तरफ है तो उसको बोलेंगे एल अमीनो एसिड, D4 डेक्स्ट्रो, L4 लीवो अमीनो एसिड। तो ये यहाँ पर हो गया ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के बारे में। अब हम बात करेंगे इसके बाद में एम्फोलाइटिक कैरेक्टर ऑफ अमीनो एसिड। जो 5th प्रॉपर्टी है इसकी, एम्फोलाइटिक कैरेक्टर ऑफ अमीनो एसिड। राइट, तो स्टूडेंट एम्फोलाइटिक का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस एसिडिक प्रॉपर्टी को भी शो करे और बेसिक प्रॉपर्टी को भी शो करे, तो ऐसे सब्सटेंस को हम एम्फोलाइटिक सब्सटेंस बोलते हैं। ठीक है, तो अमीनो एसिड भी हमारा ऐसे ही है कि जो एम्फोलाइटिक प्रॉपर्टी शो करता है। अमीनो एसिड भी हमारा इसी तरह का है। तो उसमें आपने स्ट्रक्चर अमीनो एसिड का देखा है, उसमें क्या होता है कि अमीनो ग्रुप भी प्रेजेंट रहता है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी प्रेजेंट है। तो अमीनो ग्रुप जो है वो बेसिकली क्या है कि बेसिक नेचर को शो करता है, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो COH है वो एसिडिक ग्रुप को शो करता है। तो इसकी वजह से इसका नेचर क्या है, एम्फोलाइटिक है। तो हम इसको बना देते हैं स्ट्रक्चर। राइट, इसको हम लिंकेज इस तरीके से कर देते हैं, यहाँ पे होगा COOH। तो ये जनरल क्या है, अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है, ये बेसिक ग्रुप को शो करता है और एसिडिक ग्रुप को शो करता है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जब अमीनो एसिड को अगर बायोलॉजिकल सिस्टम में रहता है तो हमारा क्या है कि आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। राइट, तो आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट कैसे करेगा कि जो ये H+ आयन है, ये H+ आयन, ये H आयन, तो ये आयन जो क्या है यहाँ से ये लूज हो जाएगा, और लूज होने के बाद ये यहाँ पर ये अटैच हो जाएगा। ठीक है,
राइट, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा। NH3 प्लस और इधर बन जाएगा COO माइनस, और ये हो गया इधर R। तो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, इसको ज्यूटर आयन, ज्यूटर आयन। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि जो अमीनो एसिड है वो हमारा किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, ज्यूटर आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। राइट, तो ज्यूटर आयन की प्रॉपर्टी क्या हो गई यहाँ पे कि ऐसे सब्सटेंस जिस पे नेट चार्ज क्या होगा, नेट चार्ज 0 होगा। राइट, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, और हम इसको सिंपल लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज। राइट, लेकिन जब हम इस ज्यूटर आयंस की ये या फिर आयोनाइज अमीनो एसिड की रिएक्शन एसिडिक मीडियम में कराएंगे, ठीक है, और बेसिक मीडियम में कराएंगे, तो उस कंडीशन में कौन कौन से टाइप्स के आयंस बनते हैं उसके बारे में बताता हूं मैं आपको। तो यहां पर क्या है कि ये ज्यूटर आयंस है, अगर मैं इसकी रिएक्शन एसिड मीडियम में करा दूं, एसिडिक मीडियम में, तो एसिडिक मीडियम का मतलब क्या होगा कि H+ आयन को डोनेट करना, यानी इस रिएक्शन में क्या होगा कि H+ आयन है वो ऐड हो जाएगा। तो H+ आयन कहाँ ऐड होगा, इस वाले पोर्शन पे, तो स्ट्रक्चर बन जाएगा हमारा ठीक है, तो इसको बोलते हैं कैटायनिक फॉर्म। दिस इज कॉल्ड कैटायनिक फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड। तो दिस इज द कैटायनिक फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड। अगर मैं इस ज्यूटर आयन की रिएक्शन बेसिक मीडियम में करा देता हूं, बेसिक मीडियम, तो बेसिक मीडियम का मतलब क्या होता है कि हमारा क्या होगा कि H+ आयन जो है उसको लूज करना। राइट, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इस वाले पोर्शन से H+ आयन निकल जाएगा। तो हमारा स्ट्रक्चर किस तरह बनेगा, तो ये हो गया एनायनिक फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड, एनायनिक फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड। तो हमने यहाँ पे एम्फोलाइटिक प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया। एम्फोलाइटिक प्रॉपर्टी ऐसी सब्सटेंस की होगी जो हमारा एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर को शो करेगा। तो अमीनो एसिड क्या है कि उस पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी होता है और अमीनो ग्रुप भी होता है, तो इसकी वजह से क्या है कि वो एम्फोलाइटिक शो करता है। फिर हमने डिस्कस किया कि ज्यूटर आयंस क्या होते हैं। तो ज्यूटर आयंस क्या है कि जिसमें क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज भी होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, और नेट चार्ज क्या होगा, 0 होगा। तो इस टाइप्स के आयन को हम क्या बोलते हैं, ज्यूटर आयंस बोलेंगे। राइट, अब मैं आपके सामने बात करता हूँ आइसोइलेक्ट्रिक पीएच के बारे में कि आइसोइलेक्ट्रिक पीएच होता क्या है। प्रॉपर्टी नंबर 6, आइसोइलेक्ट्रिक पीएच। आइसोइलेक्ट्रिक पीएच, आइसोइलेक्ट्रिक पीएच भी बोल सकते हैं या आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट भी बोल सकते हैं। उसको क्या हो सकता है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं कि हम एक अमीनो एसिड का सॉल्यूशन लेते हैं।
ठीक है, ये हमारे पास क्या है, अमीनो एसिड का सॉल्यूशन है। ठीक है, और इस अमीनो एसिड के सॉल्यूशन में हमने इलेक्ट्रोड फिट कर दिया है। ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोड है। किस टाइप के इलेक्ट्रोड होगी, यहाँ पे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, और यहाँ पे हमने फिट कर दिया यहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ये हमारे पास होगी नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो अमीनो एसिड का सॉल्यूशन है, उसमें हमने पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड को उसमें डिप कर दिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया है। ठीक है, एंड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो होगा क्या है स्टूडेंट कि जो अमीनो एसिड का सॉल्यूशन है उसमें पॉजिटिव अमीनो एसिड भी होंगे, राइट, नेगेटिव अमीनो एसिड भी होंगे, और नो चार्ज न्यूट्रल अमीनो एसिड भी होंगे। पॉजिटिव अमीनो एसिड भी है, नेगेटिव अमीनो एसिड भी, और न्यूट्रल अमीनो एसिड भी है। तो नेगेटिव अमीनो एसिड इस इलेक्ट्रोड को कैप्चर करेंगे, इसके पास जाएंगे, और पॉजिटिव अमीनो एसिड इस वाले यानी कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास जाएंगे, और न्यूट्रल वाले हैं वो क्या है कि वो अमीनो एसिड के सॉल्यूशन में ही रहेंगे। तो अगर हम इसका प्रॉपरली तरीके से पीएच को एडजस्ट करते हैं, राइट, इस अमीनो एसिड के सॉल्यूशन के पीएच को प्रॉपरली पीएच एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो एक ऐसी कंडीशन हो जाएगी कि यहाँ पर जितने भी प्रेजेंट अमीनो एसिड हैं वो सारे के सारे ज्यूटर आयंस में फॉर्म हो जाएंगे, राइट, यानी कि सारे के किस फॉर्म में हो जाएंगे, वो न्यूट्रल फॉर्म्स में हो जाएंगे। तो न्यूट्रल फॉर्म्स में होने के बाद में क्या है कि कोई भी अमीनो एसिड इन इलेक्ट्रोड के पास में नहीं जाएगा, राइट। तो उस कंडीशन को या उस पीएच को, एक ऐसा पीएच, राइट, जो अमीनो एसिड के कैटायंस को और एनायंस के पार्ट्स को ज्यूटराइंस में कन्वर्ट कर दें, उसको हम बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट या आइसोइलेक्ट्रिक पीएच, राइट। यानी एक ऐसा पीएच जिस पे जो अमीनो एसिड है वो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा ज्यूटरल आयंस में, राइट, या फिर ऐसे अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा जिसपे कोई भी चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता होगा, राइट। तो ये हो गया आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के बारे में। अब हम बात करते हैं टाइट्रेशन ऑफ अमीनो एसिड। इसमें एग्जाम्पल तो देख लेते हैं कि कौन कौन से एग्जाम्पल है जो फॉलो करते हैं। एक तो इसमें एस्पार्टिक एसिड, उसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कितना होता है, 3.22, ठीक है। दूसरा है लाइसिन, और लाइसिन का जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होगा 9.87, राइट। और तीसरा इसमें एग्जांपल दे सकते हैं एलानिन, जिसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होगा 6.02, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो पीएच रेंज है, इस पीएच रेंज पे ये जो अमीनो एसिड है वो ज्यूटराइंस में कन्वर्ट हो जाएंगे, राइट। और ज्यूटराइन में कन्वर्ट होने के बाद में किसी भी इलेक्ट्रोड की तरफ मूव नहीं करेंगे, राइट। तो अब हम बात करते हैं टाइट्रेशन ऑफ अमीनो एसिड। टाइट्रेशन ऑफ अमीनो एसिड, टाइट्रेशन ऑफ अमीनो एसिड। तो स्टूडेंट, टाइट्रेशन ऑफ अमीनो एसिड को इसलिए हम पढ़ रहे हैं या समझ रहे हैं क्योंकि हमने अभी क्या करा कि ज्यूटराइंस के बारे में बताया, और जो भी अमीनो एसिड हैं वो आयनाइज्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो आयनाइज्ड फॉर्म को अच्छी तरीके से समझने के लिए हम टाइट्रेशन का भी यूज करते हैं इन अमीनो एसिड में। तो उसके लिए क्या है कि टाइट्रेशन कर्व
बनता है, राइट। ये टाइट्रेशन कर्व को बनाया जाता है। तो उस टाइट्रेशन कर्व की हेल्प की सहायता से क्या होगा कि हम इसके पॉजिटिव अमीनो एसिड और नेगेटिव अमीनो एसिड और न्यूट्रल अमीनो एसिड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे ये है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस इज पीएच रेंज, तो ये पीएच रेंज है और यहाँ पर है ये इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। तो पहला पॉइंट होगा यहाँ पे 0.5 का, फिर 1 का और फिर 1.5 का, राइट। तो हम ये टाइट्रेशन कर्व किसका देख रहे हैं, ल्यूसीन का देख रहे हैं, ठीक है। तो टाइट्रेशन कर्व ऑफ ल्यूसीन, यहाँ लिख देता हूं मैं टाइट्रेशन कर्व ऑफ ल्यूसीन, ठीक है। तो ल्यूसीन क्या एक अमीनो एसिड है और उसके टाइट्रेशन कर्व को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो ल्यूसीन का पहले बता देता हूं मैं, ल्यूसीन का जो हमारा आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कितना होगा, 6 रहेगा, 6, ठीक है, 6.0102 रहता है। तो इस पॉइंट पे क्या होगा कि जो ल्यूसीन है वो हमारा ड्यूटेराइन्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे इसको बना लेते हैं। तो इस तरीके से ये शो करता है ग्राफ, ठीक है। तो पहला यहाँ पे जो पोजीशन होगी, फर्स्ट पोजीशन इधर, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव अमीनो एसिड शो करेगा, पॉजिटिव अमीनो एसिड शो करता है, ठीक है। और इस पॉइंट पे जो है ये हम इधर ले चलते हैं इसको, दिस इज 6, इस पर यहाँ पे ये न्यूट्रल या इसको बोल सकते हैं ज्यूटर आयंस ऑफ अमीनो एसिड शो करेगा, अमीनो एसिड शो करता है। और ये जो है इधर, और इस पॉइंट पे क्या है, ये नेगेटिव अमीनो एसिड शो करता है, नेगेटिव फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड, नेगेटिव फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड को शो करता है, ठीक है। यहाँ पर नेगेटिव फॉर्म अमीनो एसिड को शो करेगा, यहाँ पे पॉजिटिव फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड को शो करेगा और यहाँ पे ड्यूटेराइन्स को शो करेगा। तो ये जो पॉइंट हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 6.02 और इधर हो जाएगा समथिंग 1.2 और ये हो जाएगा 9। तो इन पेज पे ये हमारा बेसिकली क्या है कि नेगेटिव फॉर्म शो करेगा, यहाँ पर पॉजिटिव फॉर्म शो करेगा, पॉजिटिव फॉर्म या पॉजिटिव आयंस बोल सकते हैं, पॉजिटिव आयंस ऑफ अमीनो एसिड बोल सकते हैं, नेगेटिव आयंस ऑफ अमीनो एसिड बोल सकते हैं और यह ड्यूटेराइन्स ऑफ अमीनो एसिड बोल सकते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ टाइट्रेशन कर्व की सहायता से हम जो आयंस हैं, जो अमीनो एसिड के आयन एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो इजीली तरीके से अंडरस्टूड कर सकते हैं, राइट। तो ये हमने यहाँ पर स्टूडेंट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड को डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड के बारे में। तो स्टूडेंट जो केमिकल नेचर ऑफ अमीनो एसिड है वो डिपेंड करता है 2 ग्रुप्स के ऊपर, एक तो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरा है अमीनो ग्रुप। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का मतलब क्या है कि एसिडिक ग्रुप। तो एसिडिक ग्रुप की वजह से कौन कौन सी रिएक्शन होती है उनके बारे में डिस्कस करना है, और अमीनो ग्रुप की वजह से कौन कौन सी रिएक्शन हो रही है उसके बारे में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिएक्शन ड्यू टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप, COOH, रिएक्शन ड्यू टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप, राइट। तो इसकी वजह से जो पहली रिएक्शन होगी हमारे पास वो सबसे पहले है कि फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट, राइट, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट।
फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट में क्या होगा कि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है जब भी बेसिक कंपाउंड के साथ रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा। तो सॉल्ट के फॉर्मेशन में हमारा क्या हो जाएगा, CONA। ये क्या है, हमारा एक सॉल्ट की फॉर्मेशन है, राइट। तो पहली रिएक्शन क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। तो अमीनो एसिड क्या है, जब भी किसी बेसिक कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। दूसरा है डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन तो यहाँ पे स्टूडेंट समझने वाली बात क्या है कि डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब डी का मतलब होता है रिमूवल, और कार्बोक्सिलेशन का मतलब रिमूवल ऑफ CO2, ठीक है। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 निकल जाएगी, इसको डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो डीकार्बोक्सिलेशन का इंपॉर्टेंस ये है कि अमीनो एसिड में जब डीकार्बोक्सिलेशन होता है तो बायोलॉजिकल अमाइंस का फॉर्मेशन होता है। तो बायोलॉजिकल अमाइन जो है वो हमारे जो ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस को क्रिएट करता है या फंक्शन होते हैं। जैसे कि एग्जांपल है इसमें हिस्टामिन एंड सीरोटोनिन, ठीक है। तो ये कहते हैं हमारे डीकार्बोक्सिलेशन की वजह से बायोलॉजिकल अमाइन का फॉर्मेशन हुआ। तो रिएक्शन में क्या होगा कि रिएक्शन में आपने देखा होगा कि जो अमीनो एसिड है वो ड्यूटेराइन्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ड्यूटेराइन्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये पूरा का पूरा जो CO2 है वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगा वो अमाइंस का बनता है, NH3 प्लस CH R और C। तो ये क्या है कि हमारे पास एक बायोलॉजिकल अमाइंस बन गया है। और बायोलॉजिकल अमाइंस क्या है कि बहुत सारे जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर हैं या न्यूरोपेप्टाइड्स हैं उनकी फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो डीकार्बोक्सिलेशन हो गया। थर्ड टाइप की जो रिएक्शन है वो है कि रिएक्शन विद अमोनिया, राइट। तो अमीनो एसिड जो रिएक्शन करेंगे अमोनिया के साथ में रिएक्शन करते हैं। तो जब भी अमीनो एसिड अमोनिया के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमारा उसमें क्या है कि या तो एस्पार्जिन का फॉर्मेशन करेंगे, राइट, या ग्लूटामाइन का फॉर्मेशन करेंगे, राइट। तो ये रिएक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फर्दर से न्यू अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एस्पार्टिक एसिड की अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएंगे तो एस्पार्जिन का फॉर्मेशन होगा, और ग्लूटामिक एसिड की रिएक्शन कराएंगे अमोनिया के साथ में तो ग्लूटामाइन का फॉर्मेशन होगा, राइट। तो थर्ड रिएक्शन का नाम क्या है कि रिएक्शन विद अमोनिया, ठीक है। तो जो रिएक्शन कार्बोक्सिलिक ग्रुप की वजह से है, फॉर्मेशन ऑफ साल्ट, डीकार्बोक्सिलेशन एंड रिएक्शन विद अमोनिया। अब हम बात करेंगे रिएक्शन ड्यू टू अमीनो ग्रुप यानी NH2 ग्रुप की वजह से जो रिएक्शन होगी उनके बारे में। रिएक्शन ड्यू टू अमीनो ग्रुप, तो उस कंडीशन में भी फ्रेंड क्या होगा कि जो अमीनो ग्रुप है वो क्या बेसिक इन नेचर है, राइट। तो वो भी क्या करेगा कि जब किसी भी एसिडिक रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा तो भी वो सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। तो है रिएक्शन ड्यू टू NH2 ग्रुप, ठीक है। तो इसमें पहली जो रिएक्शन क्या है फोर्थ टाइप की सॉल्ट फॉर्मेशन,
राइट। तो इसमें क्या होगा कि जब NH2 ग्रुप है HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो उस कंडीशन में सॉल्ट फॉर्मेशन होगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अमीनो एसिड रिएक्शन विद HCl एंड फॉर्म सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट फॉर्मेशन। राइट। इसमें दूसरी रिएक्शन है रिएक्शन विथ निन हाइड्रेट, रिएक्शन विथ निन हाइड्रेट। ठीक है, निन हाइड्रेट रिएजेंट। जो स्टूडेंट ये निन हाइड्रेट रिएजेंट है बेसिकली क्या कर रहा है कि अमीनो एसिड को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। हमारे पास क्या है कि प्रोटीन का सैंपल है और प्रोटीन के सैंपल में हमें देखना है कि उसमें अमीनो एसिड है या नहीं है, या कोई भी सैंपल है उसमें अमीनो एसिड प्रेजेंट है या नहीं है, तो उसके लिए हम क्या है निन हाइड्रेट की रिएक्शन कराते हैं या निन हाइड्रेट का टेस्ट कराते हैं। तो इसको हम कैसे बता सकते हैं कि अमीनो एसिड की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, निन हाइड्रेट के साथ कराएंगे, निन हाइड्रेट के साथ कराएंगे। तो क्या होगा, तो अल्फा कीटो एसिड रिमूव हो जाएगा, प्लस CO2 रिमूव हो जाएगा, प्लस अमोनिया रिमूव हो जाएगा, और एक कंपाउंड फॉर्म होगा हाइड्रिन डेंटिन। हाइड्रिन डेंटिन कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो हाइड्रिन डेंटिन कंपाउंड फिर दोबारा से रिएक्ट करेगा निन हाइड्रिन से। राइट। तो हाइड्रिन डेंटिन कंपाउंड दोबारा से रिएक्शन कर रहा है निन हाइड्रिन से। इससे कर रहा है निन हाइड्रिन कंपाउंड से रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, एक जो रिह्यूमान पर्पल कलर फॉर्म होगा, रिह्यूमान पर्पल कलर का फॉर्मेशन होगा। राइट। तो रोहिमान पर्पल कलर का फॉर्मेशन होगा जिसकी वजह से हम आइडेंटिफाई हो जाएगा कि हमारे सैंपल में अमीनो एसिड प्रेजेंट है। राइट। तो ये हो गया हमने जो डिस्कस किया रिएक्शन ड्यू टू अमीनो ग्रुप सॉल्ट फॉर्मेशन के बारे में और रिएक्शन विद निन हाइड्रेट के बारे में। राइट। अब हम बात करेंगे कि कुछ कलरिंग रिएक्शन के बारे में या कुछ टेस्ट के बारे में कि कौन कौन से अमीनो एसिड के लिए कौन कौन से टेस्ट जनरली किए जाते हैं। राइट। जिसको हम बोलते हैं कलर रिएक्शन ऑफ अमीनो एसिड। तो यहाँ पे हो जाएगा पॉइंट नंबर 6, कलर रिएक्शन ऑफ अमीनो एसिड। यानी इसमें क्या है कि कलर प्रोड्यूस होगा और कलर क्या है कि एक रिएक्शन का एंड पॉइंट होगा और उसके बेसिस पे बता सकते हैं कि इसमें अमीनो एसिड इस टाइप का प्रेजेंट है। राइट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें जो है बायोरेट रिएक्शन। जो बायोरेट रिएक्शन है वो बेसिकली 2 पेप्टाइड लिंकेज के लिए की जाती है। राइट। तो 2 पेप्टाइड लिंकेज के लिए करते हैं। ठीक है। इसके बाद सेकेंड है निन हाइड्रिन रिएक्शन। निन हाइड्रिन रिएक्शन तो मैंने आपको अभी नीचे बताया है कि वो
अल्फा अमीनो एसिड के लिए की जाती है। तो निल हाइड्रिन रिएक्शन है वो बेसिकली किसके लिए होगा, अल्फा अमीनो एसिड के लिए, अल्फा अमीनो एसिड के लिए की जाती है। थर्ड टाइप की जो रिएक्शन होगी उसको बोलते हैं हम, सॉरी सी पार्ट, जैनको प्रोटीक रिएक्शन, जैतो प्रोटीक रिएक्शन। तो जैतो प्रोटीक रिएक्शन है बेसिकली आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिनाइल एलानिन टायरोसिन और ट्रिप्टोफन के लिए की जाती है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं फिनाइल एलानिन टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफन, ट्रिप्टोफन टाइप के अमीनो एसिड को आइडेंटिफाई करने के लिए वो बेसिकली हमारे पास ये रिएक्शन ट्रांस अमीनेशन। ट्रांस अमीनेशन का मतलब क्या है कि ट्रांसफर ऑफ अमीनो ग्रुप फ्रॉम अमीनो एसिड टू कीटो ग्रुप, राइट। तो ट्रांसफर की वजह से क्या होगा कि अमीनो एसिड का जो अमीनो ग्रुप है वो कीटो ग्रुप में ट्रांसफर कर देंगे, राइट। तो उसको हम ट्रांस अमीनेशन रिएक्शन बोलते हैं। इसका मेन इंपॉर्टेंस क्या है कि ये बेसिकली जो रिएक्शन है यूज करी जाती है अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म में, ठीक है। तो यूजफुल इन अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म। तो अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म में ये बेसिकली रिएक्शन यूज करी जाती है, ठीक है। और लास्ट रिएक्शन है ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन, ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन। तो ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन भी रिएक्शन जो है वो अमीनो एसिड में इन्वॉल्व होती है और इसका मेन फंक्शन क्या होगा कि ये लिबरेट करती है, लिबरेट फ्री अमोनिया इन अमीनो एसिड रिएक्शन, राइट। तो उसको लिबरेट करेंगे। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पर केमिकल नेचर ऑफ अमीनो एसिड में फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड के बारे में पढ़ा और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड के बारे में पढ़ा। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंट पॉइंट को डिस्कस किया, केमिकल प्रॉपर्टी में जो रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड की वजह से थी उसके बारे में डिस्कस किया, राइट। और अमीनो ग्रुप की वजह से जो रिएक्शन थी उसके बारे में भी डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे इसके बायोलॉजिकल रोल ऑफ अमीनो एसिड के बारे में। अब हम बात करेंगे बायोलॉजिकल रोल ऑफ अमीनो एसिड के बारे में। तो स्टूडेंट जब हमने बायोलॉजिकल रोल ऑफ प्रोटीन के बारे में बताया था कि जो प्रोटीन क्या करता है हमारी बॉडी की सेल को, टिश्यू को, ऑर्गन को मेकअप करने में हेल्प करता है, राइट। तो हम ये जानते हैं कि जो प्रोटीन किससे मिलकर बना हुआ है, अमीनो एसिड से मिलकर बना हुआ है। तो पहला फंक्शन अमीनो एसिड का क्या होगा कि वो बिल्डिंग मेकअप करेगा प्रोटीन की, राइट, यानी प्रोटीन को बनाने में हेल्प करेगा अमीनो एसिड। इसके अलावा क्या है कि अगर हम अमीनो एसिड के और फंक्शन की बात करते हैं तो अमीनो एसिड क्या है कि एक एंटीबॉडीज को फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। एंटीबॉडीज क्या होती है कि जो हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर ही उसका फॉर्मेशन होता है और बाहर से जो आने वाले एंटीजेंस हैं उसको किल करती है या उससे हमें प्रिवेंट करती है ताकि हमारे बॉडी के अंदर कोई भी डिजीज है या वायरल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन आसानी से ना हो सके। दूसरा मेन इंपॉर्टेंस ये था कि जो अमीनो एसिड है एज ए प्रोटीन वो एंजाइम्स का फॉर्मेशन करता है। हमने आपको पहले भी बता रखा है कि जो एंजाइम्स क्या है वो प्रोटीन नेचर के होते हैं और प्रोटीन है वो अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है, जैसे कि पेप्सिन है, ग्लूकोकाइनेज है, हेक्सोकाइनेज है, ये सारे के सारे क्या है प्रोटीन नेचर ऑफ एंजाइम्स है।
राइट। तीसरा इसमें इंपॉर्टेंस है कि जो हमारा अमीनो एसिड है वो हार्मोन को भी बनाने में हेल्प करता है, जैसे कि इंसुलिन है। इंसुलिन का एग्जांपल मैंने डिस्कस भी किया था। इंसुलिन हो गया, ग्रोथ हार्मोन्स हो गई, तो ये हमारे क्या है कि हार्मोन्स हैं जो अमीनो एसिड या प्रोटीन की वजह से ही बनते हैं, राइट। इसके अलावा न्यूरोट्रांसमीटर भी हमारे अमीनो एसिड या प्रोटीन की वजह से होते हैं, जैसे कि हम बात करेंगे डोपामिन की, नॉन एपिनेफ्रिन की, राइट। ये हमारे क्या न्यूरोट्रांसमीटर है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो अमीनो एसिड है वो न्यूरोपेप्टाइड का भी फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं, राइट। तो न्यूरोपेप्टाइड का जो एग्जांपल हम बेसिकली इसमें दे सकते हैं, न्यूरोपेप्टाइड है जैसे कि सेरोटोनिन, ठीक है, और मेलाटोनिन। तो सेरोटोनिन और मेलाटोनिन क्या है कि ये हमारे न्यूरोपेप्टाइड हैं और जो इम्पोर्टेंट रोल होते हैं हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम को मेंटेन करने के लिए, ठीक। तो अब हम इसमें और भी बायोलॉजिकल रोल के बारे में बात करते हैं, ये डी अमीनो एसिड के बारे में कि डी अमीनो एसिड का कहाँ इंपॉर्टेंस हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ बात करेंगे हम डी अमीनो एसिड। तो बेसिकली हम ये जानते हैं कि जो एनिमल्स में और प्लांट से हमें बेसिकली एल अमीनो एसिड पाए जाते हैं, राइट। और डी अमीनो एसिड कहाँ पर होंगे, तो डी अमीनो एसिड हैं बेसिकली एंटीबायोटिक्स में पाए जाते हैं, ठीक। तो ये कहाँ प्रेजेंट रहेंगे, फर्स्ट वन इज एंटीबायोटिक्स, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स में इसका एग्जाम्पल है एक्टिनोमाइसिन डी, एक्टिनोमाइसिन डी, ठीक। इसके अलावा जो डी अमीनो एसिड कहाँ पर होंगे, ब्रेन टिश्यू में, ब्रेन टिश्यू में भी होते हैं। कौन कौन से होते हैं उसमें, कौन कौन से अमीनो एसिड है, एक तो होगा डी सेरीन और डी एस्पार्टेट, डी सेरीन एंड डी एस्पार्टेट, ठीक है। इसके अलावा जो डी अमीनो एसिड है वो बैक्टीरियल सेल वॉल में भी प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरियल सेल वॉल में, बैक्टीरियल सेल वॉल में प्रेजेंट रहते हैं डी अमीनो एसिड। एक तो है इसमें डी ग्लूटामेट, ग्लूटामेट और डी एलानिन, ठीक। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर डिस्कस किया डी अमीनो एसिड के बारे में कि जो डी अमीनो एसिड हमारे एंटीबायोटिक्स की सिंथेसिस में हेल्प करेंगे, ब्रेन टिश्यू में भी उसको मेंटेन करने में या ब्रेन टिश्यू को स्ट्रॉन्ग बनाने में भी हेल्प करते हैं, और बैक्टीरियल सेल वॉल में भी डी अमीनो एसिड जनरली पाए जाते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि अमीनो एसिड यूज्ड एज ए ड्रग, कि ड्रग की तरह कैसे काम करते हैं। अमीनो एसिड यूज्ड एज ए ड्रग, यूज्ड एज ए ड्रग। तो अमीनो एसिड यूज्ड एज ए ड्रग में सबसे पहले एग्जांपल है हमारा डी पेनिसिलामाइन, डी पेनिसिलामाइन, डी पेनिसिलामाइन। तो डी पेनिसिलामाइन जो ड्रग है वो अमीनो एसिड से ही सिंथेसिस होती है, ये बनाई जाती है और ये हेल्पफुल होती है विल्सन डिजीज को ट्रीटमेंट करने के लिए, ठीक है। विल्सन डिजीज, विल्सन डिजीज को ट्रीटमेंट करने में हेल्प करती है। विल्सन डिजीज में क्या होता है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो कॉपर है, कॉपर की कंसंट्रेशन ज़्यादा आती है, राइट। तो उसके लिए उसकी वजह से कुछ साइकोटिक सिस्टम या सिम्टम्स हैं या फिर ब्रेन से रिलेटेड सिम्टम्स हैं वो ओरिजिनेट हो जाते हैं। और जो सेकेंड टाइप का जो
सेकेंड टाइप की ड्रग है N-एसिटाइलसिस्टीन। N-एसिटाइलसिस्टीन, ठीक है, N-एसिटाइलसिस्टीन है। ये जनरली एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करती है, राइट। किसकी तरह काम करेगी? एंटीऑक्सीडेंट की तरह, ठीक है। और बेसिकली कहाँ यूज करते हैं इसको? क्रॉनिक रीनल फेलियर में यूज करेंगे, क्रॉनिक रीनल फेलियर में यूज करते हैं, ठीक है। तो N-एसिटाइलसिस्टीन को एंटीऑक्सीडेंट होती है और क्रॉनिक रीनल फेलियर में यूज करेंगे। थर्ड टाइप की ड्रग्स है, उसको बोलते हैं गाबापेंटीन। गाबापेंटीन, तो गाबापेंटीन क्या है? ये भी अमीनो एसिड से सिंथेसिस होती है, ये अमीनो एसिड से बनाई जाती है और इसका मेन यूज क्या है कि एंटी कन्वर्जेंट एक्शन को करती है, ठीक है। यानी जो एपिलेप्सी को ट्रीटमेंट करने के लिए हेल्प करती है। तो जो ड्रग एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट में हेल्प होगी, ठीक है, या सीजर्स को ठीक करेगी, उसको हम बोलते हैं एंटी कन्वर्जेंट राइट। ये एंटी कन्वर्जेंट के बारे में हो गया, राइट। अब इसके बाद में कुछ और भी अमीनो एसिड हैं, जैसे कि गामा कार्बोक्सी ग्लूटामिक एसिड। गामा कार्बोक्सी ग्लूटामिक एसिड ये बेसिकली क्या है कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। दिस टाइप ऑफ अमीनो एसिड इज हेल्पफुल इन ब्लड क्लॉटिंग, तो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेगी, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। इसके अलावा हमारे पास होता है होमोसिस्टीन, ठीक है, होमोसिस्टीन। होमोसिस्टीन भी एक अमीनो एसिड का ही रूप है और ये क्या करता है कि बेसिकली रिस्क फैक्टर प्रोड्यूस करता है कार्डियोवास्कुलर डिजीज के लिए, ठीक है। तो इट इज प्रोड्यूसिंग रिस्क फैक्टर फॉर कार्डियोवास्कुलर डिजीज के लिए, राइट। तो हमने यहाँ पे बायोलॉजिकल रोल ऑफ अमीनो एसिड्स के बारे में बताया कि वो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन को बना सकती है। इसके अलावा एंजाइम्स के फॉर्मेशन में हेल्प करती है, हार्मोन के फॉर्मेशन में हेल्प करेगी, न्यूरोट्रांसमीटर के फॉर्मेशन में हेल्प करती है और न्यूरोपेप्टाइड के फॉर्मेशन में भी हेल्प करती है। इसके अलावा हमने डी अमीनो एसिड्स के बारे में भी डिस्कस किया और अमीनो एसिड यूज एज ए ड्रग के बारे में भी डिस्कस किया। अमीनो एसिड को हम एज ए बफर भी यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, जो आज हमने डिस्कस किया केमिकल नेचर एंड बायोलॉजिकल रोल ऑफ अमीनो एसिड के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड के बारे में। तो स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड, अगर आप मेरी वीडियो को या मेरे लेक्चर को लाइक करते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए जो बेल आइकन वाला बटन है उसको भी क्लिक करिए। थैंक यू।